वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पहले चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट किया था। उन सिद्धांतों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको बनाना सीख लेते हैं, जान लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटर में बदल दीजिए। पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो उनके बीच के लगने वाला वैद्युत बल कितना है। तो कूलम का नियम क्या कहता है इसके लिए? वैद्युत बल A बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर, इसका परफेक्ट वैल्यू हमने आपको बताया था। K का वैल्यू है, नियतांक है, पूरा ना चाहिए, तो 9 गुणे 10 के घात 9। Q1 का मान 2 गुणे 10 के घात -7। Q2 का मान 3 गुणे 10 के घात -7। अब बटा में दूरी का वर्ग, दूरी 0.3 होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो F बराबर 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा? 7 7 14, 14 में से 9 घट गया -5 बटा में 0.09, ये कटेगा इससे 100 बार में। तो F बराबर 6 गुणे 10 के घात -5 है, 2 यहाँ है, -3 न्यूटन। तो ये लगने वाले बल का अभिष्ट मान हुआ। अब इस प्रश्न में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करिए। हमने पढ़ा है कि विद्युत का जो बल होता है वह आकर्षणात्मक भी होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। तो ये वाला बल आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का, ये कैसे पता चले? इस बल को देखकर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि यह बल आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का? आपके पास 2 ऑप्शन है, उसके लिए 2 ट्रिक हम आपको बताते हैं। पहला, जब दोनों आवेश सजातीय प्रकृति के हों, देखो दोनों प्लस प्लस हैं, तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, पहला ट्रिक। दूसरा, मान लीजिए आवेश नहीं दिया हुआ है, केवल बल दिया हुआ है, तो बल में ध्यान देना, अगर ये प्लस लिखा हुआ है तो यह प्रतिकर्षणात्मक है, प्रतिकर्षणात्मक है। और अगर ये माइनस होता तो आकर्षणात्मक होता। तो इस बल की प्रकृति कैसी है? इस बल की प्रकृति प्रतिकर्षणात्मक है। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को पहले कूलम में बदलिए। माइक्रो का मतलब 10 के घात -6 और एक पॉइंट का -7 कूलम, इनके बीच लगने वाला, इसको भी 8 गुणे 10 के घात -7 कूलम। लग बीच की दूरी कितनी है? चलिए सेम दूरी, यहां से यही फॉर्मूला कूलम्स ला एक्टिव होगा। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। R स्क्वायर को यहाँ कर दो, इसका परफेक्ट वैल्यू 9 गुणे 10 के घात 9। Q1 हमारा कितना है? 4 गुणे 10 के घात -7 और Q2 कितना है? 8 गुणे 10 के घात -7। अब बटा में बल हो जाएगा 0.2 न्यूटन। इसको हल करते हैं। R स्क्वायर बराबर 9, 8 गुणे 4 32 बटा में 2 गुणे 10 के घात, ध्यान दीजिए 7 7 14 में से 9 घट गया, ये ऋण है, ये धन है, -5 एक और जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये इसका 0.2 का 0 जाएगा, 16। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 9 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4, और 10 के घात -4 का वर्गमूल 10 के घात -2 मीटर। यानी R बराबर 12 गुणे 10 के घात -2 मीटर। 10 के घात -2 को क्या कहते हैं? सेंटी।
तो r बराबर 12 सेंटीमीटर, ये दूरी हो गई। अब इसमें एक बी क्वेश्चन है, ये था पहला था, इसमें बी क्वेश्चन कह रहा है कि पहले गोले के कारण, पहले गोले ऐसे देखिएगा, ये गोला ए हो गया, ये गोला बी हो गया। पहले गोले के कारण अगर पहला गोला इस पर 0.2 न्यूटन बल लगाता है तो दूसरा गोला इस पर कितना बल लगाएगा, FAB, तो FBA का मान कितना होगा। अगर मेरी बात आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये जो कूलम्ब का बल होता है, वैद्युत बल होता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, तृतीय नियम के अनुसार होता है, और तृतीय नियम के अनुसार होगा तो पहला गोला दूसरे पर जितना बल लगाएगा, दूसरा गोला भी पहले गोले पर उतना ही बल लगाता है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाता है। अर्थात FBA, दूसरा गोला पहले गोले पर भी 0.2 न्यूटन का बल लगाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। 1.3, ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये स्क्वायर बटा में GMEMP विमाहीन है। हमें साबित करना है कि ये राशि विमाहीन है, तो चलिए देखते हैं विमाहीन। K, विद्युत नियतांक में K का बीमा क्या हो जाएगा, K यही था ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, बीमा निकाल लेते हैं हम लोग। न्यूटन MLT-2 मीटर स्क्वायर, L बटा में आवेश AT इंटू AT, तो क्या हो जाएगा ये ML³ T-4 A-2। E इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो आवेश है, आपको बताया गया है, मूल आवेश। कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, A-1 L³ T-2। और ME का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किसी का द्रव्यमान हो तो द्रव्यमान तो m ही होता है ना। MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका भी तो m ही होगा। तो इस तरह से हमारा KE स्क्वायर बटा में GMEMP का मान कितना हो, सबका बीमा रखा जाए। K ML³ T-4 A-2 E स्क्वायर, E AT का स्क्वायर बटा में G M-1 L³ T-2 M। तो यह M इस M से कट जाएगा, इसका घात प्लस है, यह M इस M से कट जाएगा, L³ से कट जाएगा, T स्क्वायर से कट जाएगा, यानी यहाँ पर M0 L0 T0 A0, अर्थात यह क्या हो गया, विमाहीन हो गया। क्या है यह, विमाहीन है। यह हमें साबित करना था। इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1.3 में ही, किस भौतिक नियतांकों की सारणी देकर, तो बाबू सारणी से इसका मान हम लोग कितना जानते हैं, सारणी से K का मान कितना बताया गया है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। E आवेश का मान कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। गुरुत्वाकर्षण नियता का मान 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 3.1 गुणे 10 के घात -19 कूलम। बुक लाओ तो मोटा वाला फिजिक्स वाला। मास ऑफ प्रोटॉन 2.7 गुणे 10 -31 होता है। 10 के घात -31 kg। इसका वैल्यू अब यहाँ रखते हैं सब मानों का, और वैल्यू लग कर इनका गुणा भाग निकालते हैं, कितना आता है देखते हैं। नौ दशमलव एक। तो के स्क्वायर बटा में GMEMP का मान, चलिए के का मान 9 गुणे 10 के घात 9, हाँ 1.67। मास ऑफ प्रोटॉन -1.67 ना, इसका होता है 1.67 10 के घात -27 kg। ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन 1.6 10 के घात -19 कूलम का होल स्क्वायर बटा में जी 1.67 10 के घात -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 के घात -31 और 1.6 गुणे 10 के घात -27 kg। आप इसका गुणा भाग करते हो तो इसका वैल्यू निकल कर आता है 2.29 गुणे 10 के घात 39। इस नियतांकों का मान होता है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd। अब अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1.3 था। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4। 1.4 में क्या है? ये तो आपको थ्योरी बताया जा चुका है कि किसी वस्तु का आवेश क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है? तो 1.4 में क्वांटमीकरण हमें जानना है। 1.5 में चलते हैं। कांच को रेशम से रगड़ना है, ये थ्योरी है, क्यों आवेश आता है, ये भी क्लियर कर चुके हम लोग। 1.6 की तरफ चले। अब ये न्यूमेरिकल से ये हमें बनाना है। 4 बिंदु आवेश दिए गए हैं। QA का मान है 2 माइक्रोकूलम, QB का मान है -5 माइक्रोकूलम, QC का मान है 2 माइक्रोकूलम और QD का मान है -5 माइक्रोकूलम। और ये दिया रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग पर है। 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर, वर्ग के कोनों पर स्थित हैं, कोनों पर हैं। तो क्या कह रहा है? तब ऐसी स्थिति में केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम है।
केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तब केंद्र पर परिणामी बल, केंद्र पर बल, थोड़ा समझिएगा इसको, ये एक वर्ग बनाइए 10 सेंटीमीटर भुजा का, ए बी सी डी, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, इस पर आवेश 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, यहाँ -5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी -5 माइक्रोकूलम। केंद्र विकर्णों का कटान बिंदु होता है, तो ये केंद्र O है, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इस दूरी को R मान लेते हैं, तो ये दूरी भी R, ये दूरी भी R, ये दूरी भी R होगी। R आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके निकाल लो। ये दिया हुआ है, तो ये आपका विकर्ण निकल जाएगा, विकर्ण का आधार है। आप इसका डायगोनल निकालिए, डायगोनल का हाफ कर दीजिएगा, R का मान निकल जाएगा। ऐसे हमें ज़रूरत नहीं होगी, केवल आप ध्यान से समझिए। ये देखो, ये 2 माइक्रोकूलम और यहाँ 1 माइक्रोकूलम, यह भी प्लस, ये भी प्लस, तो इनके बीच लगने वाला जो Fa बल होगा, इस आवेश के कारण केंद्र पर लगने वाला बल, वो आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का? तो सजातीय आवेश है, प्रतिकर्षण का आवेश होगा, ऐसे Fa। इसी तरह से ये ऐसे Fc, तो ये देखो Fa और Fc प्रतिकर्षण का बल होगा, तो उधर लगेगा और ये इधर लगेगा। Fa बराबर Fc है, क्योंकि 2 1 दूरी भी R है, तो आप मान निकालना चाहो तो निकाल लो, लंबा क्वेश्चन होगा। लेकिन परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में एक इधर है, एक उधर है, दिशा में विपरीत। इसी तरह से Fb का मान निकाल लो, तो ये माइनस, ये प्लस, इनके बीच ये आकर्षण का बल होगा, ये आकर्षण का बल होगा। तो ऐसी स्थिति में भी Fb और F एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे की ओर हैं। तो Fb और Fd भी, ये जो Fd होगा हमारा, ये भी बराबर लेकिन विपरीत दिशा में है, -5 1 तो परिणामी बल कितना हो जाएगा हमारा? परिणामी बल F, चारों बलों को जोड़ दीजिए, Fa Fb Fc Fd, चारों बलों को जोड़ दिया हमने, तो Fa -Fc है, Fb -Fd है, प्लस Fc Fd, परिणामी बल का मान 0। इस वर्ग के केंद्र पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। ये क्वेश्चन था 1.6। 1.7 भी 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कारण बताना है। 1.7 में भी कारण बताना है। 1.8 पर आ जाते हैं, ये न्यूमेरिकल्स है हमारा। 1.8 क्या कर रहा है कि 2 बिंदु आवेश हैं। पहला है 3 माइक्रोकूलम, QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 2 क्वेश्चन है यहां। पहला ए में कर लें, इसको फिगर से समझते हैं हम लोग। एक द्विध्रुव बनाइए, 3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, कूलम में बदल लीजिए। 3 × 10 माइक्रो का मतलब -6, -3 × 10 की घात -6 कूलम, और 20 सेंटीमीटर है 0.2 मीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए। ये इसका मध्य बिंदु है। तो 20 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात समझिएगा,
विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण होता है। तो एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है, तो इस आवेश के कारण यहां पर एक विद्युत क्षेत्र होगा और इस आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र E का मान, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कहीं पर आवेश स्थित हो कुछ दूरी पर, r दूरी पर, तो E निकालने का सूत्र क्या है, 1/4πε0 Q बटा में r²। तो E का मान कितना हो जाएगा, ये 9 × 10⁻9 हो जाएगा और Q 3 माइक्रो, 3 × 10⁻⁻6। अब बटा में दूरी 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर हो जाएगा। अब इसको आप हल करिए, 9 × 3 27 और 10 के घात, समझिएगा 9 में से 6 गया +3 और 2 इसका, ये बराबर 2.7 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। इसके चलते भी, क्योंकि दूरी भी वही है, आवेश भी वही है, माइनस में अगर आप EB भी निकालना चाहो तो -2.7 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये दोनों आवेश, तो केंद्र O पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, केंद्र O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये दोनों विपरीत हैं तो परिणामी विपरीत हो तो घटा करके निकाला जाता है। E बराबर 2.7 × 10⁻6 और -2.7 × 10⁻6, ये जोड़ दीजिएगा तो 54, 5.4 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। तो केंद्र O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हुआ ये। अब इसके बाद हमें निकालना है दूसरा क्वेश्चन, इसमें है कि अगर केंद्र पर कोई एक ऋणात्मक आवेश रख दिया जाए, B में एक ऋणात्मक आवेश रख दीजिए, कितना, तो रखने को 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम का एक ऋणात्मक आवेश केंद्र पर रख दीजिए, तो आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, बल। तो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना होता है, EQ, E हम निकाल चुके हैं, कितना 5.4 10⁻6 और Q -1.5 10⁻⁻9, ये गुणा करिएगा तो आपका मान आएगा माइनस में 8.1 10⁻−3। तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला यह बल हो जाएगा हमारा। तो ये 1.8 हुआ। 1.9 में चलते हैं, 1.9 में, तो 1.9 क्या कहता है कि दो आवेश है QA 2.5 10⁻2.5 10⁻7 कूलम, QB -2.5 10⁻7 कूलम, और बिंदु A का नियामक दिया हुआ है 0 -15 सेंटीमीटर और B का नियामक है 0 + 15 सेंटीमीटर। कुल आवेश और वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, कुल आवेश Q बराबर, खुद सोचो किसी निकाय पर कुल आवेश, तो आवेशों के गुण में हमने पढ़ा था आवेश एडिटिव होते हैं, योगात्मक होते हैं, तो इन दोनों आवेशों को जोड़ देना है आपको। तो जब जोड़ दीजिएगा तो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा 0। दूसरा कह रहा है कि इसका विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण निकालिए, विद्युत द्विध्रुव Q × 12, किसी एक आवेश और
इसका मतलब समझिएगा, ये देखो जेड अक्ष तीसरा, यहां पर ए है 0 0 -15 और यहां पर बी है 0 0 +15। तो ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, जो कि द्विध्रुव आघूर्ण में हम लोग 12 से सूचित करते हैं। तो ये तो माइनस बताता है कि ये इस ऋणात्मक दिशा में है ना, दूरियां ऋणात्मक थोड़े होती हैं, दूरी दोनों जोड़कर शून्य नहीं कर देना। ये तो बताता है कि ये किस नियामक पर है, जेड अक्ष के ऋणात्मक भाग की तरफ है, ये जेड अक्ष के धनात्मक भाग की तरफ है। तो कुल दूरी यहां से 15, यहां से 15, 15 + 15 बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 0.3 मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा हमारा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सूत्र, Q × 12। तो Q किसी एक आवेश को गुणा कर लीजिए, 2.5 10 के घात -7 कूलम और 0.3, 25 × 75 10 के घात -8, 1 दशमलव इसका कर दीजिए, कूलम्ब मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.9। अब अगले क्वेश्चनों की तरफ चले, पहले इसको मिटा देते हैं। टाइम समय कितना, हो जाएगा 4 क्वेश्चन और। ये हो गया हमारा 1.9। 1.10 में चलें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है P, द्विध्रुव आघूर्ण P कितना, 4 × 10 के घात -9 कूलम मीटर, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया हुआ है। E कितना है, 5 × 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, और 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो बल आघूर्ण का परिमाण बताना है, टाउ। तो कल हम लोगों ने टाउ का सूत्र क्या साबित किया था, टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ बराबर P का मान 4 × 10 के घात -9, E का मान 5 × 10 के घात 4 और साइन 30 डिग्री। टाउ 5 × 4 20, 10 के घात 9 में से 4 गया -5 और साइन 30 का मान 1/2। टाउ बराबर 2 से 20 कटा दो, 10 10 के घात -5, यहाँ प्लस पावर है ना। टाउ बराबर 1 × 10 के घात -4 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बल गुणे दूरी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.10। 1.11 की तरफ चलें। ये सूत्र क्या है, ये फॉर क्वेश्चन क्या है, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन पर 3 × ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन, क्या रगड़ा जा रहा है, ऊन से पॉलीथीन रगड़ा गया। रगड़ने से क्या हो गया, पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित पाया गया। पॉलीथीन पर ऋणावेश दिया हुआ है, पॉलीथीन पर ऋणावेश कितना, ऋणावेश Q बराबर 3 × 10 के घात -7, 3 × 10 के घात -7 कूलम
ए। ध्यान दीजिएगा, किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। क्वेश्चन समझिए, दो वस्तुएं हो गई, पहली वस्तु दूसरी, इनको रगड़ा गया। थ्योरी में हम लोगों ने स्पष्ट पढ़ा था, फिर भी रिकैप कर देते हैं। जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि रगड़ने से, घर्षण कराने से एक पर धनावेश आ जाता है तो दूसरे पर ऋणावेश। धनावेश किस पर आता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है, और ऋणावेश किस पर आता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब बात समझिए, ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा गया तो किस पर ऋणावेश आया? पॉलीथीन पर। पॉलीथीन पर ऋणावेश आया, इसका मतलब क्या है? पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने है? ऊन। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किधर? ऊन से पॉलीथीन में होता है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पहला था कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में, तो ऊन से पॉलीथीन में। दूसरा, अगर ऊन से पॉलीथीन में, ऊन और पॉलीथीन को रगड़ने से, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो जाता है यहां। ऊन को पॉलीथीन से रगड़ने से अगर पॉलीथीन पर ऋणावेश आया है तो ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। तो क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी हुआ है? रगड़ने से ऊन का कुछ द्रव्यमान पॉलीथीन में गया है? कहोगे नहीं, द्रव्यमान थोड़ी जाएगा घर्षण कराने से। लेकिन खुद सोचिए, जब ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान छोड़कर तो नहीं जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेकर ही जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना अभी हमने वहां लिखा था? 9.1 गुणे 10 के घात माइनस 31 kg होता है। तो निश्चित तौर पर ऊन से पॉलीथीन में संहति यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। आप निकाल सकते हो कितना गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्वांटमीकरण में क्या पढ़ा था? Ne, n बराबर Q बाई E। तो हम लोगों ने n निकाल दिया एक, तो कुल द्रव्यमान कितना गया? Me इंटू n। आप ऐसे करके निकाल सकते हो कि ऊन से पॉलीथीन में कितने kg का, बहुत नगण्य होता है, जिसको हम लोग शून्य मानते हैं, जाता है, लेकिन थ्योरी यही होगी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 1.12, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि दो गोले हैं, इनके बीच की दूरी, पहले गोले पर आवेश 6.5 10 के घात माइनस 7 कूलम, दूसरे आवेश दूसरे गोले पर भी इतना ही है। इनके बीच की दूरी 50 0.5 मीटर। इनके बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल F का मान क्या होगा? चलिए निकाल लीजिए, कूलम्ब्स लॉ का उपयोग करते हैं। कूलम्ब्स लॉ F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA QB बटा में R स्क्वायर। F बराबर, इसका एक्यूरेट वैल्यू 9 गुणे 10 के घात 9, 6.5 10 के घात माइनस 7, दोनों एक ही है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब बटा में तो लगने वाले बल का मान आप आसानी से गुणा भाग करके निकाल सकते हैं। हमने गुणा किया है इसका, 1.5 10 के घात माइनस 2 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.12। 1.13 आपका इस चैप्टर से संबंधित जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये।
एनसीईआरटी का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो देखिएगा वो हमारे अगले थ्योरम गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। क्या कह रहा है ये बात समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए और बी, ये पिछले प्रश्न का डाटा इस्तेमाल करना है। तो क्यू ए पर कितना 6.5 10 के घात -7 कूलम, क्यू बी 6.5 10 के घात -7 कूलम, और एक तीसरा गोला है क्यू सी इन्हीं जैसा जो कि अनावेशित है। अनावेशित है तो उस पर आवेश का मान कितना 0। और क्या कर देना है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन समझते हैं। पिछले प्रश्न के जो गोले हैं आर तो उतना ही है 50 सेंटीमीटर, दो गोले ए और बी हैं, आकार में एक जैसे हैं। इन्हीं के आकार का एक तीसरा गोला सी है जो अनावेशित है। इस सी को सबसे पहले ए से टच कराना है, संपर्क कराना है, फिर टच करा के हटा लेना है, फिर अब इसको बी से टच कराना है और हटा कर फेंक देना है। तो जब दो एक आवेशित को एक अनावेशित से टच कराएगा तो आवेशों का स्थानांतरण होगा। कुछ आवेश ए से बी ए सी में जाएगा और कुछ आवेश बी से सी में भी जाएगा। तो जब सी को ए से संपर्क कराते हैं, तो जब दो वस्तुओं को संपर्क करा दीजिएगा, एक अनावेशित एक अनावेशित, तो आवेशित से अनावेशित में आवेश का स्थानांतरण होगा। और ये तब तक होगा जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाए। जब दोनों को संपर्क करा के छोड़ दीजिएगा तो आवेशित से अनावेशित में आवेश जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों पर आवेश का मान बराबर न हो जाए। इसका मतलब अब ए पर आवेश क्यू ए डैश रहेगा और सी पर आवेश क्यू सी डैश रहेगा। कितना आवेश? तो बराबर बराबर आधा हो जाएगा। तो 6.5 10 के घात -7 कूलम का आधा कर दीजिए, तब ये मान हो जाएगा हमारा 3.25 और 10 के घात -7 कूलम। अब क्या करना है? अब सी को ए से हटा दीजिए, ए का काम खत्म हो गया। अब सी को ए से हटाकर बी के संपर्क में लाते हैं। ठीक है, ये कर लो। ठीक है, यहां तक। बी के संपर्क में लाते हैं। तो जब सी को ए से हटाकर बी के संपर्क में लाइएगा तो सी पर तो अब आवेश कुछ हो गया है, पहले तो नहीं था लेकिन जब ए के संपर्क में किया तो कुछ आवेश आ गया। और जब कुछ आवेश आ गया तो अब इसको अब बी के संपर्क में लाया जाता है। तब अब बी पर आवेश क्यू बी डैश और सी पर आवेश क्यू सी डबल डैश। कितना? तो सी और बी दोनों को जोड़कर आधा आधा कर दीजिए, क्योंकि अब सी पर भी आवेश है और बी पर तो पहले से ही आवेश है। तो दोनों को जोड़कर 50-50 कर दीजिए, आधा आधा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? बी पर आवेश 6.5 10 के घात -7 कूलम और सी पर 3.25 10 के घात -7 कूलम। अब बटा में 2 कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 50 75 हो जाएगा। 10 के घात -7 अब बटा में 2। तो ये हो जाएगा 4 8 17 8 दूनी 16 15 10 10 के घात -7 कूलम। अब सी को फेंक दिया जाता है, सी का कोई काम नहीं है। अब सी को ए तथा बी दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच
नया प्रतिकर्षण बल। F बराबर 1/4πε0 A पर QA डैश, B पर QB डैश, और बीच की दूरी वही है कि चेंज कर देना है, देख लेते हैं। बीच की दूरी वही r²। F बराबर इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, QA डैश 3.25 10⁻⁷, QB डैश 4.875 × 10⁻⁷, अब बटा में r² 0.5 का होल स्क्वायर। इसको आप गुणा भाग करते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मान गुणा भाग करने के बाद आता है 5.7 × 10⁻⁻2 न्यूटन। ये हो गया हमारा 1.13। इसके बाद एक क्वेश्चन है 1.14 में, ऐसे ही आप मौखिक निकाल सकते हो। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कुछ रेखाएं हैं, ये पहली रेखा इधर घूम गई, दूसरी रेखा भी उधर घूम गई, तीसरी रेखा इधर घूम गई। ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा। तो कहता है इन रेखाओं के चिन्ह बताइए, ये किस तरह की आवेश रखती हैं। तो ये देखो, पहली वाली रेखा धन की तरफ मुड़ गई, तो जो धन की तरफ मुड़ती है वह ऋणावेश, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। दूसरी वाली रेखा भी धन की ओर मुड़ी है, तो धन की ओर कौन मुड़ेगा? ऋणावेश। और तीसरी रेखा ऋण की ओर मुड़ी है, तो ऋण की ओर कौन आकर्षित होगा? धन आवेश। तो ये हमारा इन तीनों रेखाओं के आवेश की प्रकृति, वो आवेश धनात्मक है कि ऋणात्मक, ये हुआ। तो ये हमारा जो हमने थ्योरी पढ़ा था, उस थ्योरी से रिलेटेड एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस थे, जितने प्रॉब्लम्स थे, सबका समाधान करवा दिया गया। ऑफलाइन क्लास में आप आते हैं तो इसके संबंधित अदर बुक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। धन्यवाद।